नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका बीएसए लेक्चर सीरीज में आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म में। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रिजम्पशंस यानी कि उपधारणाओं के बारे में। ये लेक्चर नंबर 9 है और हम बात कर रहे हैं बीएसए के इंपॉर्टेंट एसेंशियल टॉपिक्स पर। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम है प्रिजम्पशंस यानी कि उपधारणाएं। आम बोलचाल के शब्दों में समझाऊं आपको तो उपधारणा जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी बात को मान कर चलना, प्रिज्यूम करना। ध्यान रखना है अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एजम्पशन होता है अनुमान लगाना, और अनुमान हमारी पुरानी स्मृतियों पर आधारित होती है। प्रिजम्पशन एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है किसी बात का अनुमान लगाना विथ सर्टेन लॉजिक एंड सर्टेन बेसिस। ग्राउंड्स होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और हम प्रिजम्पशन करते हैं। जब हम प्रिजम्पशन की बात करेंगे तो ध्यान रखना है ये दो तरह के होंगे। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक तीसरी तरह का प्रिजम्पशन भी होता है जिसे कहते हैं मिक्स्ड प्रिजम्पशन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता रहूंगा। हिंदी वालों आप हिंदी में समझते रहिए, इंग्लिश वालों आप इंग्लिश में समझते रहिए। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है इसको हम कहते हैं तथ्य की उपधारणा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम कहते हैं विधि की उपधारणा। और प्रिजम्पशन ऑफ जो मिक्स प्रिजम्पशन होते हैं, मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट जिसे कहते हैं, मिश्रित उपधारणाएं हिंदी में इन्हें कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है जो मिक्स प्रिजम्पशन है वो हमारे एविडेंस लॉ का पार्ट नहीं है। हमारे एविडेंस लॉ में आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मिलेगा। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, फिर आपको ध्यान रखना है इसे कहा जाता है वीक प्रिजम्पशन, कमजोर किस्म की उपधारणाएं होती हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होते हैं, तुलनात्मक रूप से गंभीर प्रकृति की उपधारणाएं होती हैं। जब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि ये एक डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है। डिस्क्रिशन शब्द का मतलब होता है विवेकाधीन। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि इसको मानकर चलना है या नहीं मानकर चलना है। और जो स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होते हैं ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन कहलाते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है ऐसी बातें जो बाध्यकारी हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बातें मे प्रिजम्पशन में आ रही हैं, कौन सी शेल प्रिजम्पशन में आ रही हैं, और एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी हम हमारे बीएसए लॉ में किसी सेक्शन में जाएंगे, जैसे सेक्शन 78 में आप जाइए, ठीक है, या अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। 78 में लिए चलूंगा। 117 118 वाले सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर में इन दो सेक्शंस में, तो आपको मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम साथ साथ दिखाई पड़ेगा। तो इसको कैसे दिखाते हैं, फैक्ट को इनको डिनोट करते हैं मे प्रिज्यूम से। कैसे? मे प्रिज्यूम से। जहां कहीं भी अगर आपको मे लिखा हुआ दिखाई रहेगा तो समझना है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। वहीं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं शेल प्रिज्यूम से। जहां कहीं लॉ में लिखा है द कोर्ट शेल प्रिज्यूम और द फैक्ट शेल बी प्रिज्यूम्ड, तो वहां आप समझेंगे ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है कि जब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा ही रेब्यूटेबल होता है। रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है समझिए, हमेशा खंडन योग्य होता है। खंडन योग्य का मतलब यह है कि कोर्ट में इसके अगेंस्ट प्रूफ रखा जा सकेगा, अलाउ किया जाएगा। लेकिन सेल प्रिज्यूम के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेब्यूटेबल, जिससे कि रेबट किया जा सकता है, जिसका खंडन कोर्ट में किया जा सकता है। एक होता है इररेब्यूटेबल, जिससे का खंडन कोर्ट में नहीं किया जा सकता, नॉट अलाउड होता है। और ऐसे वाले प्रिजम्पशन को कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है निश्चायक सबूत। बहुत सारे भारी भरकम शब्द में बोल गया है ना। इंट्रोडक्शन देना था इसलिए इतनी सारी बातें बताई हैं। क्या है इसको बहुत आसान से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे समझिए, ए नाम की एक महिला है, उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महिला जो है उसकी मौत हुई है सुसाइड करके। जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कहा कि महिला ने सुसाइड कर लिया है। और उसके जो मैके वाले हैं, मैके मतलब उसके माता पिता हैं या भाई हैं, उनमें से कोई ससुराल वालों पर यह आरोप लगाता है, कहता है कि इन्होंने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया, टॉर्चर किया इस लेडी के साथ में, कि महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। He committed suicide out of instigation. The family member in-laws abetted her to commit suicide. उन्होंने उसको दुष्प्रेरण किया, उसको इतना परेशान किया कि महिला ने सुसाइड कर लिया है। अब ऐसे मैटर में क्या होता है, ध्यान रखना है, सबूत नहीं होते। सबूत क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जहां पर में अपराध हुआ है वो उन लोगों के ही पोजीशन में है जिनका वो घर है। सबूत क्यों छोड़ेंगे वो?
अगर कोई ऐसी बात, मान लेते हैं महिला सुसाइड नोट लिख कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, वो लिखती है कि मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सास ससुर ने जीवन का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसीलिए मैं मर रही हूं, इन लोगों को छोड़ना मत, ऐसी बात लिख के फांसी लगा ली उसने। अब वो लेटर कहाँ मिलेगा? घर में बिस्तर के पास मिला, तो परिवार वाले तो फाड़ कर फेंक देंगे, मतलब सबूत मिलने की संभावना नहीं है। इसीलिए ऐसे मैटर में लॉ जो है प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणाओं के बारे में बात करता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो सुबह उठ करके आपने अपने घर के आंगन में देखा कि सब कुछ चारों तरफ गीला ही गीला है, तो आप एक अनुमान लगाते हो कि रात भर बारिश हुई, या रात में ठीक ठाक तो बारिश हुई ही होगी। या जैसे ही आप रास्ते में चले जा रहे हैं, सड़क पर पानी बिखरा हुआ है किसी एरिया में, तो आप क्या समझते हो? जरूर पानी का टैंकर लीक कर गया होगा। यही तो प्रिजम्पशंस हैं। और हम अनुमान क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको सबूत कहां से मिलेगा? रात भर बारिश हुई थी, आप रात को उठते तो सबूत मिलता, आप तो रात में सोए हुए थे, सबूत कैसे मिलेगा? तो आप अनुमान लगाते हो। कहीं दूर आपको धुआं दिखाई पड़ता है, गुबार उठता हुआ, तो आप कहते हो अरे बाप रे, इतनी आग लग गई, कहीं बहुत तेज आग लगी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन। लीगल लैंग्वेज थोड़ा सा क्रिटिकल है, जहां लिखा हुआ है व्हेन टू फैक्ट्स आर सो इंटरडिपेंडेंट, जहां दो तथ्य आपस में ऐसे एक दूसरे पर निर्भर हों कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन, एक का अस्तित्व हमको अनुमान लगाने पर, अज्यूम करने पर विवश करता है, कंपेल्स अ ह्यूमन माइंड टू अज्यूम दैट द अदर मस्ट एग्जिस्टेड। दो तथ्य आपस में ऐसे अंतर्निर्भर हैं कि एक दिखाई पड़ जाए तो दूसरे के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। मनुष्य का मन विवश है दूसरे का अनुमान लगाने के लिए, तो हम कहते हैं कि पहले वाले के दिखाई पड़ने पर दूसरे वाले का अस्तित्व होना संभव है, और यही प्रिजम्पशंस है। और सस्ता एग्जाम्पल ले दूं थोड़ा सा, तो किसी की 12th की मार्कशीट दिख जाए तो हम प्रिज्यूम करते हैं 10th पास किया ही होगा, क्योंकि 10th का पास करना इज प्री कंडीशन टू पास 12th एग्जामिनेशन। या अगर आपने LLM किया है तो सीधा सा प्रिजम्पशन आता है कि LLB किया ही होगा, बिकॉज दीज टू फैक्ट्स आर सो इंटरडिपेंडेंट, आपस में ऐसे निर्भर हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, LLM का करना, इज डिपेंडिंग अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट, LLB का करना। तो जब LLM की डिग्री दिख जाए तो LLB की डिग्री का हम अनुमान लगाते हैं कि किया ही होगा। इतनी आसान सी बात है। मैं वापस आता हूं शादी वाले मैटर पे। तो क्या हुआ? महिला ने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सुसाइड जो किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया है, इसमें परिवार वालों का हाथ है। कोर्ट प्रिज्यूम करने वाला है, क्या मानकर चलने वाला है कोर्ट? कि हां, इस महिला को परिवार वालों ने उकसाया होगा। क्यों मानकर चलने वाला है? क्योंकि सबूत नहीं मिलेंगे। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि साबित करने का भार कि ससुराल वाले निर्दोष हैं, ये ससुराल वालों पर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यही महिला है, 7 साल शादी के अभी नहीं हुए हैं, 7 साल के भीतर महिला आत्महत्या कर लेती है। ये 7 ईयर्स का टाइम क्रूशियल है ना। उसका रीजन है कि 3, 7, 14, 21 कुछ हमारे जीवन के पड़ाव हैं, संख्याएं हैं, जो साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि ऐसा होता है। मतलब 7 साल अगर किसी की शादी ठीक ठीक चल गई है तो आगे भी ठीक ठीक चलेगी, ऐसा माना जाता है ना। कोई अपवाद आपको दिखाई पड़ सकते हैं कि 10 साल बाद भी कहीं क्रुएलिटी हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट्स कि 7 साल अगर शादी ठीक चल गई है। यही कारण है शायद कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 7 फेरे होते होंगे। ये 7 का नंबर क्रूशियल है, लोगों को पहले से पता होगा, गॉड नोज, इसलिए 7 जन्म की बात की जाती है। और लॉ भी 7 साल के बारे में बात करता है, 7 ईयर्स। 7 साल के भीतर महिला की मौत हो गई। ये मौत जो हुई है ये अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में हुई है। अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज क्या होते हैं? ऐसी परिस्थितियां जो प्राकृतिक नहीं है, जैसे महिला किसी मशीन के नीचे दबकर मर गई, बाथरूम में पैर फिसल गया, नल से सिर लग गया, महिला मर गई, या छत पर कपड़े सुखाते हुए महिला की मौत हो गई है, या किसी ने उसके साथ अपराध किया है ऐसा मालूम पड़ता है, महिला की मौत हो गई है, या किसी जानवर ने महिला के साथ अपराध किया है और महिला मर गई ऐसा लगता है। मतलब जो भी परिस्थितियां हैं वो अननेचुरल हैं। और महिला के मैके वाले, मतलब उसके माता पिता भाई, उनमें से कोई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, टॉर्चर हुआ है, क्रूएलिटी हुई है, ऐसी कोई बात मानकर ऐसी कोई बात बताई जाती है। और साथ में ये भी बताया जाता है शी वॉज सब्जेक्टेड टू डाउरी डिमांड। ये बात भी रख दी जाती है कि उसके साथ दहेज की मांग की गई थी, एंड सच क्रूएलिटी इज नोन एज डाउरी क्रूएलिटी। और इस तरह की जो क्रूएलिटी है इसे दहेज क्रूरता कहते हैं। नाउ डाउरी क्रूएलिटी अगर किसी महिला के साथ हुई है, आपको ये बात ठीक ठीक समझनी है। डाउरी क्रूएलिटी मतलब दहेज की मांग को लेकर की गई क्रूरता।
अगर ये बात साबित कर दी जाती है तो ध्यान रखना है, कोर्ट इस बात को मानकर चलेगा कि परिवार वालों ने ही उसको मारा है। ये डाउरी डेथ कहलाता है। क्यों कोर्ट मानकर चलेगा, तो फिर समझा दूं, क्योंकि इन बातों का सबूत नहीं मिलता, साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू दी अक्यूज्ड। अभियुक्त पर यह चला जाएगा, ससुराल वालों पर चला जाएगा। उनको साबित करना होगा कि नहीं, ये डेथ नेचुरल है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि महिला खुद कपड़े सुखाने गई थी और ऊपर से वो गिर गई और गिरने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि छत पर बाउंड्री नहीं है। ये बात साबित करनी होगी। कैसे साबित होगा? या तो कोई पड़ोसी आई विटनेस होगा देखने वाला, किन्हीं लोगों ने देखा होगा, या इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीसीटीवी की फुटेज होगी, कुछ तो मिलेगा। इस बात से साबित करना होगा। मेयर स्टेटमेंट इज नॉट द प्रूफ, आपको यह समझकर चलना है। तो करना क्या है? शादी अगर हो गई है तो 7 साल पत्नी का ध्यान रखना है। कितने साल? 7 साल। कपड़े आप खुद धोइए, बर्तन खुद करिए, कपड़े सुखाने छत पर खुद जाइए, खाना खुद बनाइए। ऐसा ना हो कि स्टोव से आग लगकर महिला की डेथ हो जाए और ये प्रिजम्पशन चला जाए। फिर 7 साल के बाद क्या करना है? 7 साल के बाद आपको आदत हो जाएगी। बहरहाल, आइए शुरू करते हैं यहां से। तो मैंने आपको समझाया, प्रिजम्पशन 2 तरह के हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा। जहां कहीं लिखा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, वहां पर में कोर्ट बाध्य नहीं है, कोर्ट इज नॉट बाउंड। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक आत्महत्या वाला, एक डाउरी डेथ वाला। आत्महत्या वाले मामले में फैक्ट का प्रिजम्पशन है, तथ्य की उपधारणा है। मतलब कोर्ट या तो मानकर चलेगा कि हाँ सुसाइड करने के लिए उकसाया है, अगर सर्कमस्टेंसेस दिख जाते हैं, परिस्थितियां दिख जाती हैं तो, या कोर्ट कहेगा साबित करिए इस बात को। लेकिन जहां पर डाउरी डेथ की बात है, वहां शेल प्रिज्यूम है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है, जो कि मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, जहां जो कि रेबेटेबल तो है, खंडनीय है, लेकिन कोर्ट इस बात को मानने के लिए बाध्य है। द कोर्ट इज बाउंड टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट द लेडी वॉज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक क्रुएलिटी एंड शी वॉज डाइड बिकॉज ऑफ डाउरी डेथ। इसे मृत्यु का, इसे जो कहेंगे दहेज मृत्यु कहते हैं हम इसे, और इस उपधारणा को कहते हैं दहेज मृत्यु की उपधारणा। रेबेटल है ना, मतलब उसके अगेंस्ट में सबूत दिया जा सकेगा। फिर एक है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ को हम 2 सेक्शन से समझते हैं, सेक्शन नंबर 35 बीएसए में और सेक्शन नंबर 116, इन 2 धाराओं में समझते हैं। आगे आएगा स्लाइड में, मैं आपको समझाता हूं। इतनी बात समझ में आ गई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, लिख दीजिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। और साथ ही ये भी लिख दीजिए ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट जो हैं लॉ के किसी भी सब्जेक्ट में, आप अगर मुझसे समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे फ्री लेक्चर सीरीज में आपके लिए हम ऐसे कठिन बातों को, जटिल बातों को, टफ कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझाते रहेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कैटेगरीज हैं प्रिजम्पशन के, जैसे मैंने बताया, मैं प्रिज्यूम मैंने भी समझाया ही आपको। और ये डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन कहलाते हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करेगा, कोर्ट के समझ पर डिपेंड करेगा कि प्रिज्यूम करना है, मानकर चलना है कि नहीं मानकर चलना है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेक्शन 90 में हम जाकर देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का मतलब होता है किसी ने किसी को ईमेल किया है, ईमेल, व्हाट्सएप, ऐसी वाली बातों में प्रिजम्पशन कोर्ट करती है कि जैसे मान लेते हैं मेरे इनबॉक्स में जो कुछ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, मेरे इनबॉक्स में ऋतिक रोशन, क्या नाम है, ऋतिक रोशन @gmail.com, ऋतिक रोशन 21 या ऋतिक रोशन @gmail.com से मेरी मेल पर मान लेते हैं कोई मेल आया है। तो मेरे जो इनबॉक्स में है, कोर्ट ये बात मानकर चलेगी कि इसके सेंड बॉक्स में वही बात होगी। एक प्रिजम्पशन ये है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि मुझे ये मेल ऋतिक रोशन ने ही भेजा है, इस बात का कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा। अगर आपको पता है, कंट्रोवर्सी हुई थी, कंगना रनौत ने यह कहा था कि ऋतिक रोशन उसको मेल भेजता रहता है। बहुत पहले की बात है, जब कंगना रनौत सांसद नहीं बनी थी, तब की बात है। और इस बारे में बाद में ऋतिक रोशन ने तो पहचाना भी नहीं कि ये कौन है, क्योंकि कोई उसको मेल भेज रहा होगा ऐसी किसी आईडी से। तो आप ऐसे नाम देखकर न समझें कि उसी आईडी से मेल आया है, जिसका ऋतिक रोशन की आईडी से आया है तो ऋतिक रोशन ने भेजा होगा। लेकिन हाँ, जो आउट बॉक्स में है, सेंट बॉक्स में है, वही इनबॉक्स में है, इस बात का प्रिजम्पशन किया जाता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट 30 साल पुरानी है, तो एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनका नाम है टॉमस पेन। टॉमस पेन ने इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बताया है। क्या नाम है? टॉमस पेन। इन्होंने कहा कि 30 साल पुरानी दस्तावेज, 30 साल पुरानी दस्तावेज क्या होती है? अ डॉक्यूमेंट इन विच 30-year-old डेट इज मेंशन्ड। कोई दस्तावेज जो 30 साल पहले एग्जीक्यूट हुआ है। अब
डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को कैसे साबित करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है यू हैव टू कॉल अटेस्टिंग विटनेस, एटलीस्ट वन, एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना होता है। अब 30 साल बाद अटेस्टिंग विटनेस को कहां ढूंढेंगे? उस अटेस्टिंग विटनेस को क्या याद होगा 30 साल में? उसका अपना नाम याद हो तो वही बहुत है, नाम पता। तो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना टफ है यहां पर में, उसको बुलाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहां प्रिजम्पशन किया जाता है आउट ऑफ नेसेसिटी। इसे कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर ये मानते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट जिसमें 30 साल पुरानी डेट पड़ी है उसका एग्जीक्यूशन हुआ ही होगा, और डॉक्यूमेंट 30 साल पुरानी है ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का भी आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेबटेबल नहीं है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, नहीं, उसके अगेंस्ट सबूत दिए जा सकते हैं कि भैया ये स्टाम्प पेपर तो 10 दिन पहले खरीदा है वकील साहब ने, और ये कैसे पता चलेगा? स्टाम्प वेंडर के पास कोई रिकॉर्ड होगा, अगर है तो ये बात साबित की जा सकेगी कि 10 दिन पहले खरीदा है स्टाम्प और 30 साल पुरानी डेट डाल दी है, तो ये बात साबित की जा सकेगी कि ये फॉर्ज्ड है, ये फैब्रिकेटेड है, ये झूठ है, जाली है, इस बात को साबित किया जा सकेगा। लेकिन डेट डला है तो कोर्ट क्या मान के चलेगी कि हाँ ये 30 साल पुराना है। टेल प्रिज्यूम मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, ध्यान रखना है, और मैंडेटरी प्रिजम्पशन का मतलब है कोर्ट बाध्य है, द कोर्ट इज बाउंड टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट। जैसे सेक्शन 78 में सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट है। सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोर्ट के जजमेंट्स हैं, अगर आपको कोर्ट का जजमेंट ऐसे हमारे बीएसए में रेलेवेंट भी होता है, अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एक नकल विभाग होता है, वहां जाएंगे, वहां से कॉपी लेंगे, वो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगी। सर्टिफाइड कॉपी जहां कहीं भी आप कोर्ट में लगाएंगे तो कोर्ट बाउंड है, बाध्य है मानने के लिए कि जेन्युइन है, फैब्रिकेटेड नहीं है, उसके असली होने के बारे में उपधारणा की जाती है। फिर तीसरे तरह का जो हमारे पास प्रिजम्पशन है वो कंक्लूसिवनेस वाला है, जिसे हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, इसे हिंदी में कहते हैं निश्चायक सबूत। 2 सेक्शंस में आपको जाना होगा। एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 35। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 में और साथ ही एक सेक्शन आपको और मिलेगा सेक्शन 116। इन 2 सेक्शंस में आपको मिलेंगे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात। नाउ सेक्शन 35 में क्या क्या बातें हैं? अगर कोई कोर्ट का जजमेंट है, क्या है यहां पर में? जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, हेलो, लिखना है आपको जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, कोर्ट्स जजमेंट। और किन बारे में है ये कोर्ट का जजमेंट? एक तो है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह विषयक, विवाह विषयक, रिलेटिंग टू मैरिज। एक वर्ड हमारे पास में है एडमिरेलिटी। एडमिरेलिटी होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एडमिरेलिटी। एडमिरेलिटी है, हिंदी में कहते हैं नवाधिकरण। हिंदी में शब्द भी ध्यान रखना है, नवाधिकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेवी से रिलेटेड, जो नेवल ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड। नवाधिकरण का मतलब है नव परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाया सी, उससे रिलेटेड कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई जजमेंट है जो कोर्ट ने दिया है, तो ये बातें जो है यहाँ पर में कंक्लूसिवनेस के साथ आती हैं। और एक होता है प्रोबेट, PROBATE। प्रोबेट को हिंदी में भी प्रोबेट कह दिया जाता है। प्रोबेट इन हिंदी इज प्रोबेट। तो प्रोबेट क्या होता है? जब कभी विल को कोई डिस्प्यूट है विल से रिलेटेड, मान लीजिए विल क्या है? वसीयत। वसीयत क्या होता है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई आदमी अपनी अंतिम इच्छा जो है उसको एक कागज पे लिखकर चला जाता है, मोस्टली रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड वो होता है। और जब उस पर डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस विल को सर्टिफाई कर दे अगर, तो उसे कहते हैं प्रोबेट। प्रोबेट के लिए अच्छा हिंदी का शब्द याद रखिए, सर्टिफाइड विल, ऑथोराइज्ड विल इज नोन एज प्रोबेट। और लास्ट सबसे आपको ध्यान में रखना है मैट्रिमोनी, एडमिरेलिटी, प्रोबेट और इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जो शब्द है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसका संबंध बैंक्रप्सी से है, दिवालिया विषयक कहते हैं इसे। बैंक्रप्सी क्या होती है? कोई एक आदमी है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की उसकी एसेट है, उसका नेटवर्थ है, और वो आदमी लोन ले मार्केट से 5000 करोड़ रुपए का, और बाद में लोन चुकाने की कैपेसिटी उसकी न बचे इसी कारण से, तो हम कहते हैं कि वो आदमी क्या करता है, कोर्ट जाएगा और कोर्ट में क्या करेगा, खुद को बैंकरप्ट यानी दिवालिया डिक्लेयर करने के लिए पिटिशन लगाएगा। ये जो एप्लीकेशन लगाता है ये रेगुलेट होता है बैंकरप्सी एक्ट से, और कोर्ट इसको सर्टिफाई कर देता है कि हाँ आज से तुम बैंकरप्ट हुए सिमरन, जाओ जो करना है कर लो।
ऐसी वाली कहानी, तो अब उससे कोई पैसा वसूल नहीं करेगा, वो आदमी इंसॉल्वेंट है, उससे पैसे वसूली के लिए अलग नियम है। एक असाइनी अपॉइंट किया जाता है जो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी, फिर जिसका जितना शेयर बन रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मैंने बहुत कम और आसान शब्दों में आप बातें समझा रहा हूँ, ये बातें लॉ में बहुत डिटेल में हैं। फिर है 116, एक सेक्शन 116 में क्या बात है मैं बता दूं आपको। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, क्या है यहां पर में, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, वैध विवाह के दौरान, ध्यान रखना है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, वैध विवाह के दौरान किसी बच्चे का जन्म लेना, ये उसकी धर्मजता का सबूत है। इट इज अ साइन ऑफ लेजिटिमेसी। मैं इंग्लिश में कह दूं एक बार, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज साइन ऑफ लेजिटिमेसी, ये उसकी धर्मजता का सबूत है। और कैसा सबूत है, कंक्लूसिव प्रूफ है ये। एक मैंने ही कोई क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में पूछा था, इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था वो, फिर बहुत सारे लोगों ने उस पर रील भी बनाए थे। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन ये है कि जनवरी के महीने में एक महिला की शादी हुई, ठीक है, जनवरी 2025 में, नवंबर 2025 में महिला ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया, दिसंबर में दूसरी शादी कर ली, और अगेन जनवरी 2026 में शादी के ठीक एक महीने बाद अगर उसको कोई बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे का पिता कौन है। अगर आप साधारण लॉजिक में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे, तो कहां चले जाएंगे आप, पहला पति उस महिला का शायद पिता है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, 116 क्या कह रहा है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज साइन ऑफ लेजिटिमेसी, वैध विवाह के दौरान बच्चे का जन्म लेना उसकी धर्मजता का निश्चायक सबूत है। इट सिंपली मीन्स दैट इस महिला का जो अभी पति है वही उस बच्चे का पिता माना जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया है, जस्ट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। इसलिए अगर आप पुराने समय की फिल्में देखें तो आप पाते हैं कि लड़की गर्भवती हो गई है, तो अब उसके माता पिता उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पहला जो गर्भवती करके भाग गया है आदमी, वो उससे शादी नहीं करना चाह रहा है। तो अब क्या ढूंढ रहे हैं, पति ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पिता का नाम मिल जाए। ये बात कब की है, 1872 की बातें हैं, जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, जब पिता के नाम के बिना बच्चे का जीवन नर्क हो जाता था। आजकल तो फिर भी लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, समझदार हो रहे हैं, और सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, और लोग इसे गलत भी नहीं मान रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आसान शब्दों में कठिन बातें ठीक से समझ में आ रही हैं तो ज़रूर थम्स अप देते रहिए, लिखते रहिए आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। आपके कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं। और अगर आप बीएसए का ही कोई और टॉपिक, जो हम मैक्सिमम टॉपिक तो हम कवर करते जा रहे हैं, लास्ट तक हम बीएसए के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक और समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला टॉपिक हमें एमजे सर से समझना है, सो दैट मेरे पास वो कमेंट आ जाए और मैं उस पर भी आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊँ। आइए, प्रिजम्पशंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट 78 से 93 तक में आपको मिलेगा, किसमें, जब हम बीएसए में जाएंगे। एक तो है प्रिजम्पशंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके प्रिजम्पशंस के बारे में बात मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात मिलेगी। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में अब बीएसए में बहुत सारी बातें हैं। जैसे सेक्शन 93 में आप जाएंगे, रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल एविडेंस के बारे में बात है। क्या है रिकॉग्निशन, कि मान लेते हैं 5 साल पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि लेजिटिमेट सोर्स यानी सही स्रोत से ये लाया गया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जेन्युइन है, यानी कि ठीक है, ओरिजिनल है। 85 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट, डिजिटल सिग्नेचर किसी ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है और कोई डिस्प्यूट उस पर नहीं उठाया जा रहा है, तो कोर्ट ये मानकर चलेगा ये सही है, वैलिड है, जैसे किया जाना था वैसे किया गया है, ये बात। और ये रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, इनको लेकर के खंडन किया जा सकता है। सेक्शन 86 देखिए, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी अनऑल्टर्ड। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंप्यूटर सिस्टम में रखे गए हैं। कब रखे गए थे, जबकि किसी आदमी का उस पर पासवर्ड कंट्रोल था, प्रॉपर कंट्रोल था, पासवर्ड लगा रखा था उसने, कंप्यूटर रिसोर्स उस ड्यूरेशन में खराब नहीं हुआ था, रिपेयर में नहीं गया था। अगर रिपेयर में गया भी था तो ये बात साबित कर दी जाती है कि सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो कुछ भी कंप्यूटर रिकॉर्ड है, कोर्ट ये मान कर चलेगा, प्रिज्यूम करेगा कि अनऑल्टर्ड है, मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। क्या होता है फेरबदल, तो आपको याद दिलाऊं, चतुर का भाषण याद कीजिए 3 इडियट्स में, वहां दुबे जी भाषण लिख रहे होते हैं, वो जो भाषण लिख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
चतुर उसमें जो बदल देता है परिवर्तन, चमत्कार शब्द की जगह कोई और शब्द ले आता है, ये है ऑल्टरेशन। तो ये चतुर ने बदला है, मतलब वो क्या नाम है उसका, चांचड़ आ जाता है और बदल देता है। चतुर को भाषण पढ़ना रहता है। अगर आपको सीन याद आ रहा हो तो आप ठीक समझ पा रहे होंगे, नहीं आ रहा हो तो भी समझिए कि कोई कॉलेज है जहां पर में एक व्यक्ति है टाइपिस्ट, जिसको टाइप करना था एक भाषण टाइप किया गया है। टाइपिस्ट जो टाइप किया गया है वो एक लड़के को पढ़ना है जिसको कि हिंदी आती नहीं है, उसके लिए हिंदी में लिखा है। एक दूसरा लड़का आता है और उसको बदल देता है, और कुछ शब्दों को जिसमें चमत्कार लिखा हुआ था उसको बदलकर बलात्कार कर देता है। और ये भाषण जब लड़का पढ़ता है तो सबके लिए हंसी का विषय बनता है। तो ये किसी ने ऑल्टर किया है या नहीं कैसे पता चलेगा? जिस समय ये रिकॉर्ड रखा गया था उस समय की बात है कि उसमें कोई भी उसमें प्रॉपर कंट्रोल दुबे जी का था। ये बात साबित करनी पड़ेगी, दुबे जी उसके चले जाते हैं, ऑल्ट्रेशन है। अदरवाइज कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अनऑल्टर्ड है, ऐसे ही लिखा गया था, ऐसे ही रखा गया था। ये बात है प्रिजम्पशन का मतलब। फिर 93 में मैंने आपको बताया ही, 5 साल वाली कहानी कर दी मैंने। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की बात है, मैंने आपको बता ही दिया कि 30 साल पुरानी डॉक्यूमेंट है तो माना जाता है कि 30 साल पहले इसका एग्जीक्यूशन हुआ था। 2 सेक्शंस मैंने आपको अभी डिटेल में समझाए, सेक्शन 117 और 118। 117 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया था। शादीशुदा महिला है, शादी के 7 साल हुए हैं और उसने आत्महत्या करी है। रिज्यूम क्या करता है कोर्ट कि इसको उकसाया गया होगा, परिवार वालों ने टॉर्चर किया होगा। डाउरी डेथ की कहानी है 118 में कि अगर डाउरी की डिमांड महिला से की गई थी और शादी के 7 साल के भीतर वो अननेचुरल कंडीशन में मरी पाई जाती है तो कोर्ट मान के चलेगा कि उसको साथ डाउरी डेथ यानी कि दहेज मृत्यु किया गया है। रेप केसेस में आपको बताऊं, इन जनरल रेप जो केसेस होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, उसमें भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। या तो फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलते हैं। तब डीएनए जैसी कोई चीज मिलेगी, बॉडी में मार्क्स मिलेंगे जिसको हम मेडिकल एविडेंस कहेंगे। डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। कोई ऐसा नहीं होता किसी ने देखा हो और रेप करते हुए, ऐसा रेयर होता है। रेप वाले मैटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको समझना है। वो एलिमेंट क्या है कि महिला की कंसेंट, उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। अगर महिला खुद सहमत थी सेक्सुअल रिलेशन में जाने में तो ये रेप नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कंसेंसुअल सेक्स इज नॉट रेप। आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं है। और तो और हमारे बीएनएस में भी शब्द भी आ गया है। मान लीजिए कोई महिला पुरुष एक दूसरे से प्रेम में थे, अभी ऐसे वाली खबरें आप पढ़ते हैं ना कि लड़का लड़की दोनों प्रेम में थे, 3 साल दोनों साथ में रिलेशनशिप में रहे। फिर बाद में लड़की ने जब शादी की बात की तो लड़के ने अपने घर में बात की, लड़के के घर वालों ने मना कर दिया, लड़के ने लड़की को मना कर दिया। अब लड़की जाके थाने में एफआईआर लिखा देती है कि लड़के ने मेरे साथ 3 साल तक रेप किया है। रेप की पहली कंडीशन है विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमन, महिला की सहमति नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ध्यान रखिए आप इस बात का, क्योंकि अगला जो 120 है उससे लेकर आ रहा है। तो वो महिला जो है अगर ये आरोप लगाती है कि मेरी सहमति नहीं थी, अगर सहमति थी और आदमी बाद में मुकर गया है तो हमारे बीएनएस के सेक्शन 69 में ये पनिशेबल ऑफेंस है। लिखा है रेप नहीं है, लेकिन सजा मिल सकती है लड़के को क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन अगर महिला कहती है मेरी सहमति ही नहीं थी, ये जो कंसेंट शब्द है, सहमति शब्द है, ध्यान रखना है ये तो मेंटल एलिमेंट है। कई बार इसको फिजिकली मेजर किया जाता है कि महिला रेजिस्ट नहीं कर रही थी या जो है उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है तो शायद कॉन्सेंट होगा, ऐसी बात रिज्यूम पहले किया जाता रहा है। लेकिन ये 120 आ जाने के बाद एक लाइन में बात यह है कि कोर्ट सीधा महिला से पूछेगी वेदर यू वर कंसेंटेड और नॉट, क्या तुम्हारी सहमति थी? महिला ने कहा सहमति नहीं थी। 120 कह रहा है प्रिजम्पशन करके चला जाएगा। क्या किया जाएगा? कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट मान के चलेगी कि इसकी सहमति नहीं थी और इस आदमी ने इस महिला के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन बनाया है, शारीरिक संबंध बनाया है, दैट अमाउंट्स टू रेप, यही रेप है ऐसा माना जाएगा। चलो मैं आगे 115 में डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में है। डिस्टर्ब्ड एरिया कोर्ट डिक्लेयर करती है जहां बहुत तनाव हो, दंगे फसाद हो रहे हों और ऐसी जगह पर मान लो कोई एक आदमी किसी भीड़ के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ता है और बाद में पता चलता है कि भीड़ ने बिल्डिंग्स को आग लगा दी, जेलों को तोड़कर खोल दिया या जो है गाड़ियों को तोड़फोड़ किया है, तो कोर्ट ये मान कर चलेगी कि ये आदमी जो एक जगह दिखाई पड़ रहा है ये सब काम में लिप्त था। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 115, प्रिजम्पशन एज टू डिस्टर्ब एरिया। चल रहा हूं आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। एक सेक्शन है 119। 119 सेक्शन बड़ी कमाल है। इस सेक्शन में जनरल प्रिजम्पशंस हैं और ये सारे ही प्रिजम्पशियो ह्यूमिनिस हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं।
मानवीय उपधारणाएं कहते हैं। जैसे एक मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, ये जो एग्जाम्पल है थेफ्ट यानी कि चोरी वाला एग्जाम्पल। आपको बताऊं आजकल तो ठीक है कि सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, तो चोरी या थेफ्ट के बारे में हमको जानकारी सबूत मिल जाता है सीसीटीवी से। कोई दुकान से कान की बाली ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो कोई महिला किसी मॉल से कपड़े चुरा कर ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसी बातें सबूत में मिल जाती हैं। लेकिन आपको बताऊं साधारणतः चोरी जहां सीसीटीवी नहीं है वहां चोरी की कोई सबूत नहीं मिलती, क्योंकि जहां कोई देख रहा हो वहां आदमी सामान चुराता ही नहीं है, वो चुराने से बचता है। चोरी अकेले में किया जाने वाला अपराध है। तो क्या प्रिजम्पशन है कि मान लो ए नाम का एक आदमी है, चोरी के ठीक बाद उसके पोजीशन से चोरी की प्रॉपर्टी मिलती है। मैं रिपीट कर दूं, ए इज अ पर्सन ऑन हुज पोजीशन जस्ट आफ्टर द थेफ्ट स्टोलन प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड। क्या मानकर चलेंगे, या तो यही चोर है, पहला प्रिजम्पशन है, इधर ही इज द थीफ, और या दूसरी बात है ही हैज रिसीव्ड सच प्रॉपर्टी नोइंग दैट इट वाज स्टोलन, या उसको पता था कि जानते बूझते कि चोरी की प्रॉपर्टी है और उसने अपने पास रखा हुआ है। ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्यों है, फिर से रिपीट कर दूं मैं, क्योंकि सबूत नहीं मिलेंगे। जहां जहां सबूत नहीं मिलेंगे वहां वहां पर में हम अनुमान लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बड़ी आसानी से बड़े ठीक से समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान का जो है बड़ा एविडेंशियरी वैल्यू है क्या? इसका एक ही एविडेंशियरी वैल्यू है, साक्षिक मूल्य है। ध्यान रखना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, साबित करने का भार जिसे हम कहते हैं। साधारण नियम ये है कि प्रोसिक्यूशन हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ। हमेशा ही जो आरोप लगाने वाला पक्ष है, जिसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है, सबूत का भार उस पर होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमारे प्रिजम्पशंस हैं, जहां ध्यान रखना है कि जैसे ही कोर्ट किसी बात को प्रिज्यूम करती है, बर्डन ऑफ शिफ्ट इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे पार्टी पर। अक्यूज को अब साबित करना पड़ता है कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट देखिए मैं प्रिज्यूम पर। एक जजमेंट देखिए, शंभुनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। पुराना मामला है 1956 का, और अब तो अजमेर राजस्थान का भाग हो गया है। ये तब का बात है जबकि स्टेट नहीं बना था। क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया? प्रिजम्पशंस अंडर मे प्रिज्यूम गिव जुडिशियल डिस्क्रिशन। जहां कहीं मे प्रिज्यूम आएगा वहां जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी कि अवधारणा की जाएगी, न्यायिक उपधारणा की जाएगी। ध्यान रखना है आपको। और ये उपधारणा जुडिशियल डिस्क्रिशन न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जो बात मैंने अभी आपको समझाई वही बात यहाँ कोर्ट ने कहा है। एक केस है गुरुचरण सिंह का मामला। गुरुचरण सिंह के मामले में इशू ये था कि प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट, मानवीय व्यवहार से जो प्रिजम्पशन निकल कर आता है, क्या उस प्रिजम्पशन को ठीक माना जाना चाहिए? कोर्ट ने कहा मे प्रिज्यूम की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट्स अंडर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, बट सच प्रिजम्पशन इज अ रेबुटेबल है जिसका खंडन किया जा सके एंड मस्ट बी कॉशियसली अप्लाइड। कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसे जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन जो मानवीय प्रिजम्पशन है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा था किसी आदमी के पास प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो एक दुकानदार है। एक अच्छा एग्जांपल इसके लिए देता हूं। एक दुकानदार है और दुकानदार को क्या मिला, एक आदमी ने चोरी किया, चोरी का सामान मान लेते हैं 1000 रुपए कहीं से चुराया, और तुरंत पेट्रोल पंप में जाकर के उसने पेट्रोल डलवा लिया 1000 रुपए के। वो 1000 रुपए पेट्रोल पंप से बरामद हुए। ठीक चोरी के बाद कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगा, क्या प्रिज्यूम करेगा कि या तो वहां जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है उसने ही ये चुराया था, या दूसरा ये मान के चलेगा कि उसको पता था कि ये पैसे चोरी के हैं और उसने रिसीव किए हैं। ये है ह्यूमन कंडक्ट पर बेस्ड प्रिजम्पशन। ध्यान रखना है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये जो प्रिजम्पशन होते हैं ये रेबुटेबल है, मतलब इसका खंडन किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप का मालिक बता सकेगा कि दिन भर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो पेट्रोल डलवाते रहते हैं, और करेंसी को देख के कैसे पता चलेगा कि ये चोरी की है कि नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रिजम्पशंस को अप्लाई करना बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष फंस जाए। गुरुचरण सिंह का मामला। कुछ और आपको बताऊं, सेल्फ प्रिज्यूम पर कुछ जजमेंट देखिए। जो मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, एक हमारे पास है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह का मामला है। मैंडेटरी प्रिजम्पशन है ये क्रिमिनल स्टेट्यूट्स में जो हमारे पास दांडिक विधान है उनमें ये बाध्यकारी प्रिजम्पशन है, ऐसा कहा है। मतलब कोर्ट को मानना ही होगा, कोर्ट अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकती। खान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला देखिए। सेल्फ प्रिज्यूम क्लॉज शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, नॉट द बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग फाउंडेशनल फैक्ट्स। तथ्यों को रखने का भार नहीं शिफ्ट होता है, साबित करने का भार शिफ्ट हो जाता है। साबित करने का भार क्या है, और तथ्यों को फाउंडेशनल
ले डाउन एस्टेब्लिशिंग फाउंडेशनल फैक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक महिला मरी है, महिला की मौत से ठीक पहले उसके साथ डाउरी क्रुएलिटी हुई है, मतलब दहेज की मांग की गई और उसको प्रताड़ित किया गया है। ये बात तो प्रोसिक्यूशन को रखना ही पड़ेगा। डेथ साबित करने का भार कि दहेज को लेकर ही मारा गया है, ये भार नहीं है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। फाउंडेशनल फैक्ट है कि 7 साल के भीतर महिला की मौत हुई है। फाउंडेशनल फैक्ट ये है कि थोड़े समय पहले उसके साथ क्रुएलिटी हुई थी। फाउंडेशनल फैक्ट ये है कि उसके साथ डाउरी की डिमांड को लेकर क्रुएलिटी हुई थी। ये बात प्रोसिक्यूशन को, आरोप लगाने वालों को रखना पड़ेगा। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि हाँ, इसके कारण ही इसको जान से मारा गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पर? अक्यूज पर। अभियुक्त बताएगा कि नहीं, ये जो है नेचुरल डेथ ही है, हमारा इसमें हाथ नहीं है, ये बात उसको साबित करना होगा। बढ़िया बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई ये कहानी। फिर देखते हैं आप कंक्लूसिव प्रूफ पर कुछ जजमेंट देखिए। एक केस है बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, लेजिटिमेसी एंड मैरिज पर यह बात थी, वही बात जो मैंने आपको समझाई। बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे का पैदा होना उसके लेजिटिमेसी यानी धर्मजता का सबूत है कि महिला बच्चे की माता का पति ही उसका पिता है। ध्यान रखना, रिपीट करूं, व्हाट इज साइन ऑफ लेजिटिमेसी और प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी मीन्स दैट द मदर ऑफ द चाइल्ड, द हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की माता का पति बच्चे का पिता है, यही है लेजिटिमेसी। ठीक है, मतलब बच्चे को उसके पिता का नाम लेके मिलेगा। प्रिजम्पशंस डिक्लेयर्ड एज कंक्लूसिव प्रूफ, ये जो प्रिजम्पशन है उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है, निश्चायक सबूत है, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं दे सकते। ये बात और है, इसको रिबट कुछ तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका है हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक्सेस यानी पहुंच का नहीं होना। ये बात साबित कर दे तो बात बन सकती है। तो बनारसी दास का एक केस है, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में आपको देखना चाहिए। कामती देवी का केस है, ये सब लेजिटिमेसी बच्चे की धर्मजता से संबंधित हैं। और आपको एक बहुत अच्छा केस भी है, चंद्रमती का मामला कहते हैं उसे। चंद्रमती का मामला क्या है मैं आपको समझा दूं। ये सारे केसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, इन बातों को आप देखिए, फिर मैं प्रिजम्पशन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस में ले जाऊंगा। चंद्रमती का मामला बड़ा खतरनाक है। चंद्रमती के मामले में उसके हस्बैंड ने जो है क्या करवा लिया, नसबंदी करवा लिया। नसबंदी करवाने के बाद महिला को बच्चा पैदा हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि इवन जो नसबंदी है, स्टरलाइजेशन कहते हैं उसे, वो भी धर्मजता की उपधारणा को नष्ट नहीं करते। उससे भी ये प्रिजम्पशन कि आदमी इस बच्चे का पिता है, ये नष्ट नहीं होता। इस बात को आप इस तरह से समझोगे तो आसान हो जाएगा। ये जो प्रिजम्पशन बनाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, बच्चे का जीवन खराब ना हो इस बात के लिए बनाया गया है। और बच्चा कोई कैसे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट होगा, लोगों के संबंध खराब हो सकते हैं, महिला का संबंध इलेजिटिमेट होगा, आदमी का संबंध इलेजिटिमेट होगा, बच्चा तो लेजिटिमेट ही होना चाहिए। इतनी आसान सी बात है जिस पर यह डॉक्ट्रिन है, आप परेशान और कंफ्यूज नहीं होना। क्रिमिनल ऑफेंसेस में कैसे प्रिजम्पशन है देखिए। हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, डाउरी डेथ के बारे में बात है। प्रिजम्पशन अराइजेज ओनली व्हेन प्रोसिक्यूशन प्रूव्स क्रुएलिटी सून बिफोर द डेथ। मैंने बताया प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना पड़ेगा, दो बातें। पहला, महिला की शादी के 7 साल अभी नहीं हुए हैं, और दूसरा, उसके साथ क्रुएलिटी हुई थी। और एक बात की क्रुएलिटी डाउरी डिमांड को लेकर हुई थी, उसको प्रताड़ित किया गया था। इतनी बात साबित करेंगे तो बातें होंगी। आप देखिए, केस है स्टेट ऑफ गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह का मामला इससे रिलेटेड है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम का मामला इससे रिलेटेड है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेंट इन रेप केसेस। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का केस है। वंस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज प्रूव्ड, एक बार यह साबित हो गया कि शारीरिक संबंध बना था, एंड विक्टिम डिनाइज कंसेंट, और विक्टिम ये कह दे कि शारीरिक संबंध बना था लेकिन सहमति नहीं थी, यही है रेप का प्रिजम्पशन करना। कोर्ट मान के चलेगी कि इसके साथ रेप हुआ है और उसका कोई कंसेंट नहीं था। इतनी सी बात है जो आपको यहां पर में जाननी है। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1979 का, बहुत पुराना केस है। इसे मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है, जहां एक लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप पुलिस थाने में हुई है, और पुलिस वाले ये कह रहे हैं उस मामले में ही कि महिला का कंसेंट था। Led to statutory presumption on consent being strengthened to protect victims। और यहां पर में बड़ी खतरनाक बात यह हुई थी, पुलिस थाने में रेप हुआ और महिला के कंसेंट की बात हुई, और कोर्ट ने इस मामले में बहुत सारे गाइडलाइंस दिए
कि कब प्रिजम्पशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, प्रिजम्पशन के बेसिस क्या होंगे। और इस मामले में एक बड़ी बात निकल कर आई थी, कोर्ट ने यह कहा था कि रेप विक्टिम जो है उसके नाम को जाहिर नहीं किया जाएगा पब्लिक में, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, उसका नाम कहीं पब्लिश नहीं किया जाएगा। अगर कोई नाम पब्लिश करता है रेप विक्टिम के बारे में, उसकी पहचान, उसका नाम जाहिर करता है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। और इससे ही बाद में आईपीसी में अमेंडमेंट होकर सेक्शन 228A जोड़ दिया गया था, जो अभी बीएनएस में है। तो दोस्तों, ये था समरीली प्रिजम्पशन के बारे में कहानी, जो आपको समझ में आया। बहुत डिटेल में बीएसए को समझना है, पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक बैच है जहां आप ज्वाइन करके इस बात को ठीक से समझ सकते हैं। और कुछ जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने बताया, अगर आपको समझ में आ गया हो तो भी कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि हाँ, आप बातों को बहुत आसान शब्दों में ठीक ठीक तरीके से समझ चुके हैं। ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको जुड़े रहना है आपके अपने इस फेवरेट बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सीरीज से, क्योंकि यहाँ मैं साक्ष्य विधि के कठिन बातों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म से। नमस्कार, जय हिंद।